नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों द्वारा बगावत किए जाने के बाद पैदा हुए सियासी संकट के बीच जांच एजेंसी ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को समन भेजा है। संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत को ये समन गोरेगांव के पात्रा चौल में 1034 करोड़ रुपए के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेचने में हुई धोखाधड़ी के मामले में भेजा गया है। कुछ समय पहले ईडी ने इस मामले में संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इसमें प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट भी शामिल था। संजय राउत और उनके परिवार की यह संपत्ति अलीबाग और दादर में है। ईडी ने साल 2 फरवरी को प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। तब संजय राउत ने कहा था कि वो ईडी के सामने नहीं झुकेंगे। संजय राउत को ईडी के समन के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि भाजपा से परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हुई ईडी डिपार्टमेंट। बता दें, शिवसेना लगातार बीजेपी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। शिवसेना की ओर से यह बार बार कहा गया है कि मोदी सरकार ने ईडी का डर दिखाकर और खरीद फरोख्त कर विधायकों को टूटने पर मजबूर किया है। बता दें, विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लगातार आरोप लगते रहे हैं। मालूम हो कि राहुल गांधी से भी हाल ही में ईडी ने पूछताछ की थी और कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया था। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह याचिका रविवार को लगाई गई थी। शिंदे ने दल बदल को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई के लिए बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी है। डिप्टी स्पीकर ने सभी बागी विधायकों से सोमवार शाम तक नोटिस का जवाब लेकर सुनवाई के लिए आने को कहा है, लेकिन शिंदे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जबकि शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अदालत में पैरवी करेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक शिंदे की याचिका 26 जून शाम लगभग 6:30 बजे दायर की गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति को चुनौती दी गई, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से संबंधित हैं। इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता नोटिस जारी किया क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद खाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एकनाथ शिंदे समेत अन्य 8 बागी मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए हैं। बागी मंत्रियों के विभाग महाविकास आघाड़ी सरकार के दूसरे मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दिए गए हैं। इसमें एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंपा गया है। गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को दिया गया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है ताकि जनहित के मुद्दों की उपेक्षा ना हो। शिवसेना ने सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि आखिरकार गुवाहाटी प्रकरण में भाजपा की धोती खुल गई। शिवसेना विधायकों की बगावत उनका अंदरूनी मामला है, ऐसा ये लोग दिन दिहाड़े कह रहे थे, परंतु कहा जा रहा है कि वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और अति श्रीमंत एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई। उस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। उसके तुरंत बाद ही 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार द्वारा Y+ श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया। शिवसेना ने कहा कि असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिगबुल हैं। ये लोकतंत्र को लगा कलंक ही हैं। उस कलंक को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या उठापटक है। शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि इन विधायकों को मुंबई महाराष्ट्र में आने में डर लग रहा है या ये कैदी विधायक मुंबई में उतरते ही फिर से कूदकर अपने घर भाग जाएंगे। ऐसी चिंता होने के कारण उन्हें सरकारी केंद्रीय सुरक्षा तंत्र द्वारा बंदी बनाया गया है। शिवसेना ने कहा है कि यही सवाल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के नचनीय विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं। ये तमाम नचनीय लोग वहां गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में अपने महाराष्ट्र द्रोह का प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया को करा रहे हैं। अब इस पारंपरिक ड्रामे के सूत्रधार और निर्देशक निश्चित तौर पर कौन है, इसका खुलासा हो ही गया है। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। सिन्हा के नामांकन दाखिल करते वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी मुखिया शरद पवार, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय लोकतंत्र के अध्यक्ष जयंत चौधरी, सपा नेता रामगोपाल यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। कुछ दिन पहले ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के दलों के नेताओं की अगुवाई में नामांकन दाखिल किया था।
राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तेलंगाना की केसीआर सरकार ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के चयन के लिए जब ममता बनर्जी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई थी तो टीआरएस इससे गैर हाजिर रही थी। टीआरएस ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ कोई मंच साझा नहीं करेगी। यशवंत सिन्हा के सामने एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उतारा है। द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के अलावा विपक्षी दल बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस भी उनके समर्थन में आगे आ चुके हैं। ट्विटर ने पत्रकार राणा अयूब का खाता भारत में रोक दिया है। इसने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का हवाला दिया है। हालांकि भारत के बाहर उनका खाता सामान्य रूप से जारी रहेगा। राणा अयूब ने रविवार को ट्विटर से मिले एक नोटिस को साझा किया है। उस नोटिस में अयूब को सूचित किया गया है कि भारत के स्थानीय कानूनों के तहत भारत में उनके खाते को रोक दिया गया है। अयूब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटिस पोस्ट किया और कहा, हेलो ट्विटर, ये क्या है। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जालसाजी और साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान डीआईजी दीपन भद्रन को दी गई है। ये 3 लोग आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और तीस्ता सीतलवाड़ वही हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। जिस समय ये दंगे हुए थे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गोधराकांड के बाद ये दंगे कई दिनों तक चले थे। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता को शनिवार को और बी श्री कुमार को रविवार को गिरफ्तार किया गया। संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि झूठे दावों के आधार पर उच्चतम स्तर पर एक बड़े आपराधिक साजिश की रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन वो सारे आरोप ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अदालत ने कहा था, हम गुजरात सरकार की इस दलील में दम पाते हैं कि संजीव भट्ट, हरेन पांड्या और आरबी श्री कुमार की गवाही केवल सनसनीखेज और मामलों का राजनीतिकरण करने के लिए थी। हालांकि सब कुछ झूठ से भरा हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए और जो लोग उच्च स्तर पर इस साजिश में जुड़े रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अदालत की इस टिप्पणी के आधार पर गुजरात पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर शहरों में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद हुई हिंसा के बाद आरोपियों और उनके रिश्तेदारों को विध्वंस को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि इनके घर बनाने में कथित तौर पर मानदंडों का, नियमों का उल्लंघन किया गया है। बता दें, इससे पहले भी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बुलडोजर का एक्शन हो चुका है, जिसको लेकर बवाल हुआ था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने स्थानीय निवासियों को लगभग 30 नोटिस दिए हैं, जिसमें एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष के बड़े भाई भी शामिल हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। पिछले हफ्ते एक स्थानीय अदालत ने पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर एआईएमआईएम की प्रयागराज इकाई के अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। करेली थाना क्षेत्र के गौसनगर इलाके में शाह आलम का घर उनके बड़े भाई सैयद मकसूद अहमद के बगल में है। नोटिस में सैयद मकसूद को 29 जून को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जोनल अधिकारी के सामने पेश होने और ये बताने के लिए कहा गया है कि निर्माण के खिलाफ विध्वंस आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सहारनपुर में भी 10 लोगों को नोटिस भेजा गया है। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने राज्य सरकार के साथ एक बैठक में कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने के लिए जोर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि संघ और उसके सहयोगियों ने अप्रैल में शिक्षा मंत्री जीतू वगानी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गुजरात बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव से नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर अप्रैल में मुलाकात की थी। इस दौरान आरएसएस के करीब 20 प्रतिनिधियों की ओर से संस्कृत पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा संघ ने भगवद गीता, रामायण और महाभारत को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।